हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों, अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप उसके फॉरेन पॉलिसी में खास करके रसिया की तरफ एक मार्क्ड शिफ्ट की गुंजाइश है, क्योंकि उनके जो अगर कैंपेन स्टेटमेंट्स या कैंपेन स्पीचेज और उसके बाद के भी इनिशियल स्टेटमेंट्स को देखें तो उसमें हमेशा उनका फोकस होता है कि वो रसिया के साथ एक न्यू रिलेशन स्टार्ट करेगा और जो यूक्रेन वार है उसको ख़त्म करेगा। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि वो रसिया के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो सारा फोकस इंडो पैसिफिक की तरफ देना चाहता है, क्योंकि दैट इज़ द स्ट्रेटजी टू कंटेन चाइना और इवन कन्फ्रंट चाइना। तो इस पॉलिसी का अगर आप साथ देखें तो ट्रंप का जो मेन पर्पस है और इवन कह लें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेन फोकस होगा वो होगा कि टू ड्राइव ए वेज बिटवीन चाइना एंड रसिया। लेकिन क्या ये संभव है? अभी कुछ दिन पहले भी लास्ट मंथ फॉरेन पॉलिसी के में एक आर्टिकल उसके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं माइक वाल्ट्ज, उन्होंने लिखा था और उसमें भी उनका ये फोकस था कि स्ट्रॉन्गर यूएस विल try to seek separate agreements with with रसिया एंड चाइना, और इस माध्यम से वो चाह रहे थे कि दैट विल बी द स्ट्रेटजी टू डिवाइड चाइना एंड रसिया। लेकिन ये जो पॉलिसी है वो, और इवन पॉलिसी गोल कह लें कि ये दिस इज ईजियर सेड देन डन। अगर आप देखें तो रसिया और चाइना दोनों के जो स्ट्रेटजिक रिलेशन में वो करीब 2014 ऑनवर्ड से काफ़ी मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2014 में रसिया ने क्रीमिया को टेक ओवर किया, वो एनेक्स कर लिया, लेकिन उसके बाद उसका जो फोकस था रशियन प्रेसिडेंट का वो चाइना के साथ अपने जो स्ट्रेटजिक रिलेशन है उसको काफ़ी स्ट्रेंथन करे, और उसका नतीजा अगर आप देखें तो इकोनॉमिक इवन बायलैटरल ट्रेड जो रसिया और चाइना का उस समय $88 बिलियन था, अभी 2024 में यह करीब $240 बिलियन है। इवन एनर्जी ट्रेड दोनों के उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं। और ऐसा अगर आप देखें तो ये जो यूक्रेन वार के बाद अपार्ट फ्रॉम इंडिया, चाइना इज़ द मेन बायर ऑफ रशियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और ऐसा कहा जाता है कि भाई रसिया और चाइना, इंडिया और चाइना, इन दोनों ने ही मिलकर अभी तक रसिया को, रशियन इकोनॉमी को फ्लोटिंग पोजीशन पे रखा है। इसी दोनों के मेजर कंट्रीब्यूशन के कारण रशियन इकोनॉमी अभी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में। तो अगर हम देखें कि इवन इस पीरियड में दोनों के रिलेशन में इतना अधिक सुधार हो गया है कि अब जो रसिया पहले जो भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है वो देने में कोताही बरतता था, वो मैंने इंडिया को दे रहा था, जो भी सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी वो इंडिया के साथ शेयर कर रहा था, लेकिन चाइना के साथ में शेयर कर रहा था। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि सारे जो टेक्नोलॉजी हैं वो खास करके सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रसिया इज़ रेडी टू शेयर विथ चाइना। इवन इन्होंने जो S-400 सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम, उसको भी उसने ट्रांसफ़र कर दिया। इवन उनके जो हाई एंड Su-35 फाइटर जेट्स हैं वो भी उन्होंने उसको एक्सपोर्ट किया। तो इस तरह से अगर आप देखें कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो रसिया इज़ नॉट रेडी टू शेयर विथ चाइना। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि यूक्रेन वार के जस्ट पहले, जस्ट ए फ्यू वीक्स अगो, फरवरी में ही, फरवरी 2022 में दोनों ही कंट्री के बीच अलायंस विथ विदाउट लिमिट्स, यानी नो लिमिट्स पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हुआ था। उसका मतलब था कि बोथ कंट्री विल go for a strategic cooperation across all domains. There will be no restrictions on the two countries having collaboration or having close partnership in any area. तो ये
2022 में। तो इस तरह से है कि रसिया और चाइना का पार्टनरशिप इतना स्ट्रांग हो चुका है। तो इस स्थिति में नेचुरल है एक प्रश्न उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप विल ही बी एबल टू क्रिएट ए डिवाइड बिटवीन द टू। ये बड़ा ही सेंसिटिव और यूँ कहें कि बड़ा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है और इस पर कोई भी अभी मैं डिफिनेटिव आंसर नहीं दे सकता। हाँ, इसमें एक हम फिर भी इसके ऊपर एक एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द सक्सेस ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स दिस पॉलिसी। तो अगर आप अभी प्रेजेंट में देखें सिचुएशन में कि रसिया की क्या स्थिति है, तो यूक्रेन वार में अभी तक का जो रिजल्ट है, यूक्रेन वार अभी ऑलमोस्ट इट इज क्लोजिंग अप्रोचिंग थर्ड ईयर। तो लेकिन अभी तक जो रसिया का सक्सेस बैटल ग्राउंड पर हुआ है वो जस्ट सम टेरिटोरियल गेन्स, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये इट इज ऑलमोस्ट 15 to 20% टेरिटरी ऑफ यूक्रेन रसिया हैज कैप्चर्ड। बट रशियन टेरिटरी में भी इसका जो इनग्रेस है खासकर कर्स्क रीजन में यूक्रेन का हो गया है। तो और बैटल फील्ड पर एक कहें कि अपार्ट फ्रॉम दिस टेरिटोरियल गेम्स the fight is almost reached a stalemate. There is no much movement from either side. It has got stuck. होता है कि कभी जो रशियन साइड से बम्बार्डिंग होती है, कभी यूक्रेन साइड से, और हमेशा आप देखें कि हर एक दो दिन पर कुछ ना कुछ जो सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हैं वो दोनों तरफ से आ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि बैटल ग्राउंड पे ये एक स्टेलमेट है, वो जस्ट माइनर मूवमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स। लेकिन इसके अलावा देखें तो यूक्रेन का तो नुकसान हुआ ही है, क्योंकि यूक्रेन इज नो मैच फॉर रसिया। लेकिन रशियन का भी काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, वो चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट्स में हो या रिसोर्सेज में हो, इवन इकोनॉमिक फ्रंट पे जो इसकी स्थिति है, और पर्सनल में भी है। तो सारे फ्रंट पर रसिया का भी बहुत नुकसान हुआ, और ये जो भी रशियन प्रेसिडेंट भी इस बात को रियलाइज कर रहा है कि रसिया हैज़ बीन पुश्ड बैक डिकेड्स, इट कैन नॉट होप टू इमर्ज स्ट्रोंगर। यही होगा कि भाई अगर जैसे कोई स्ट्रेटजिक सेटलमेंट भी होता है अगर रसिया और यूक्रेन के बीच, तो उसमें कुछ होगा नहीं, उसमें ये नहीं कि हाँ कोई मेजर फ़ायदा इसके साथ हो। वही होगा कि भाई स्ट्रेटजिक जो इम्बैलेंस है उसको मेंटेन करेगा। और ख़ास करके अगर देखें कि जो मैंने आफ्टर द ब्रेक ऑफ यूएसएसआर, ये बिगनिंग के दिनों में तो वेस्ट के साथ रसिया का काफ़ी अच्छा संबंध था और काफ़ी बनहोमी थी कि भाई दोनों अब क्लोज काम करेंगे। इनफैक्ट इसने नाटो ने भी रसिया के साथ एक इंटरेक्शन का एक फ्रेमवर्क भी डेवलप किया था। लेकिन बिहाइंड द सीन अगर आप देखें तो नाटो की एक पॉलिसी हमेशा रही हो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का, और जिसके कारण जो फॉर्मर जो स्मॉलर स्टेट्स हैं यूएसएसआर के पार्ट जो थे उनको धीरे धीरे अपनी तरफ मिलाता गया। अब वो जो नाटो मेंबरशिप उन लोगों को प्रोवाइड किया। इनफैक्ट यूक्रेन के केस में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है, और बेसिकली इसी अपने स्ट्रेटजिक कंसर्न को एड्रेस करने के लिए रसिया ने यूक्रेन पर भी हमला किया। तो एक तरफ तो अगर ग्राउंड रियलिटीज है कि रसिया हैज़ लॉस्ट मच बट इट हैज़ नॉट गेन मच ऑन बैटल फ्रंट। जो ये उम्मीद कर रहे थे कि जस्ट इट इज स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, माने इट विल रैप अप द ऑपरेशन इन ए फ्यू डेज, बट दैट फ्यू डेज हैज़ एक्सपेंडेड टू ऑलमोस्ट 3 years, or still there is no war in sight, no end in sight. Ultimately दोनों ही साइड को they will have to come to the negotiating table and then try to reach some consensus or even try to arrive at some conclusion to end the war. अगर हम दूसरी तरफ चाइना का स्थिति देखें तो चाइना जो ये समझ रहा था कि भाई यूएस खास करके 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएस इज ऑलमोस्ट इन ए डिक्लाइनिंग इरेवर्सिबल डिक्लाइनिंग पोजीशन में, वो अब फिर से
मैंने राइज नहीं कर सकता। ये मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजिक थिंकर्स ऑफ चाइना दे यूज टू बिलीव इट। और उसी के कारण ये जो चाइना का जो मूवमेंट और खास करके ये जो पोस्चरिंग एगेंस्ट यूएस हुआ, वो उसी के बाद हुआ, क्योंकि वो जान रहा था कि भाई चाइना इज ऑन द राइज, ऑन द अदर हैंड यूएस इज ऑन डिक्लाइन। तो इसीलिए वो अपना करें। लेकिन अगर आप देखें अभी की स्थिति में, तो यूएसए की इकोनॉमी वो डिक्लाइनिंग पोजीशन में नहीं, इट इज मोरलेस, इट हैज आउटपेस्ड बोथ चाइना, रसिया और इवन यूरोपियन यूनियन, वेदर इट इन टर्म बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इन सारे में वो यूएस की इकोनॉमी काफ़ी रेजिलियंट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि चाइनीज इकोनॉमी वो काफ़ी कह लें कि उनका हाल काफ़ी बुरा ही है, क्योंकि एक तो एक समय था जब चाइनीज इकोनॉमी डबल डिजिट में ग्रो कर रही थी, अब है कि उसको लो सिंगल डिजिट में आ गया है। और उसके अलावे वहाँ जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो फैल गया इवन एमंग द पॉपुलेशन, तो वो भी काफ़ी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हायर अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन भी हाई हो गया है, और ख़ास करके जो देखें कि लोकल लेवल पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं वो काफ़ी लोन डेट प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये जो चाइना की जो न्यू वुल्फ वॉरियर पॉलिसी थी, जिसमें वो हमेशा दूसरे को चैलेंज किया करते थे या कह लें कि एग्रेसिव पोस्चर अपनाते थे, उसके कारण एक अलग स्थिति। अब इसका जो चाइनीज़ एक्सपोर्ट है वो हर जगह प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि इस चाइना का जो मेजर मार्केट था वो यूएस और यूरोपियन यूनियन था, जहाँ उसका कंजम्पशन काफ़ी हाई होता था। आप इसी अंदाज से लगा सकते हैं कि यूएस के साथ केवल $600 बिलियन का इसका बायलैटरल ट्रेड है, और उसमें $300 बिलियन ऑलमोस्ट ट्रेड सरप्लस है चाइना का। तो चाइना अब एक्सपोर्ट फ्रंट पर तो फेस कर ही रहा है, और अगर ट्रंप एडमिशन आती है तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सर्टेनली इट इज गोइंग टू इंटेंसिफाई इकोनॉमिक प्रेशर ऑन चाइना, अपार्ट फ्रॉम पुटिंग जियो पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि उसके बाद तो भाई इंडो पैसिफिक, क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो सारा फोकस है कि भाई यूक्रेन वॉर को रैप अप किया जाए, उसका रीजन यही है कि नाउ दे वांट टू मैंने फोकस सिंगल हैंडेडली ऑन इंडो पैसिफिक रीजन, ताकि चाइना के जो ये एग्रेसिव मिलिट्री बिहेवियर है, और चाइना जो एक सिस्टमिक राइवल के तौर पर, एक थ्रेट के तौर पर जो यूएस के अगेंस्ट में उभर रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। तो रसिया की स्थिति भी अच्छी नहीं, इधर चाइना भी काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में। तो इस दोनों में अगर देखें तो रियलिस्टिक है जो एजम्पशन है कि दोनों ही ये चाहेगा कि भाई यूएस के साथ हमारा जो रिलेशन है वो फिर से रीसेट हो जाए, वो सेपरेटली। अगर आपको बैक में भी जाना हो, अगर हिस्टोरिकली देखें तो चाइना और रसिया का रिलेशन हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर 50s में जाएं तो दोनों ही आइडियोलॉजिकल एलाइज थे एंगस्ट रसिया अमेरिकन इम्पेरियलिज्म या वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट में दोनों ही फाइट कर रहे थे। उसके बाद 50s के बाद अगर 70s में देखें तो दोनों ही ने यूएस के साथ अपना सेपरेट एग्रीमेंट करने की कोशिश की, और जो 72 में हेनरी किसिंगर यूएस बीजिंग विजिट किया, उसके बाद से रीसेट आया चाइनीज़ जो रिलेशन विथ यूएस, और इसमें रसिया और चाइना दोनों एक दूसरे को बिट्रेयल के लिए एक्यूज कर रहे थे। फिर अगर 90s में देखें तो फिर दोनों एक साथ हो गए, और दोनों ही एंटी यूएस फ्रंट को लीड कर रहे थे 90s में, क्योंकि उसी में फिर ये जो RIC रसिया इंडिया चाइना ये जो ग्रुपिंग भी फॉर्म किया था वो उसी पीरियड में, क्योंकि रसिया का भी बड़ा इंटरेस्ट था कि भाई हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करें, और उसमें ये 3 पिलर ये अपने को समझ रहे थे कि इंडिया चाइना एंड रसिया। जबकि उस समय भी RIC couldn't make much progress in the beginning due to कहें कि रिलक्टेंस ऑफ चाइनीज साइड,
क्योंकि चाइना नहीं चाह रहा था कि भाई हमारा जो यूएस के साथ रिलेशन है वो उसमें खटास आए। तो इस तरह से वो काफ़ी दिन तक आरआईसी में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ इस फ्रंट पे। जब चाइना की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी यूएस से, उनको लगने लगा कि भाई फ्यूचर में हमारा जो रिलेशन है वो इम्प्रूव करने के बदले अब डाउनग्रेड हो रहा है, तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड और ये सारे जो जार्गन है उसको यूज़ किए और आपस में ये कोऑर्डिनेट करना चाहे। तो इस तरह से देखें कि चाइना और रशिया के रिलेशन में ये हमेशा ये उतार चढ़ाव या कह लें कि बिट्रेयल और अलाइनमेंट का खेल चलता रहा है। अगर आप ऐसे भी देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, उसमें तो भाई ऐसा नहीं है कि देर इज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी। इट इज़ द नेशनल इंटरेस्ट which determines or which the main arbiter of the trajectory of bilateral और multilateral relations। तो स्टेट क्राफ्ट के भी आधार पर देखें तो इन दोनों दोनों को लग रहा होगा कि भाई यूएस के साथ अपना रिलेशन सुधारने में फायदा है, और जब अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो इनफैक्ट दोनों में कंपटीशन होने की संभावना है कि भाई दोनों ही चाहेगा कि भाई हम सेपरेट तरीके से सेपरेट अपना डील कर लें। और इस तरह से ऐसा नहीं है कि दे कैन डिच अलाइनमेंट कमिटमेंट्स या अलायंस कमिटमेंट्स एनी टाइम, चाहे वो चाइना हो या रशिया हो, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज सुप्रीम एंड दे विल ट्राई टू प्रमोट देम। इवन अगर अलायंस का भी जो फॉर्मेशन है उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस तो नेशनल इंटरेस्ट को ही प्रमोट करना है। ऐसा कोई है नहीं कि हाँ दैट इज alignment is or alliance formation is an end itself, it is a tool to promote national interest। अगर नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का हमें दूसरा माध्यम मिल जाएगा तो नेचुरल है, वी विल गो फॉर दैट। तो इसीलिए माने हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। ये ठीक है कि दोनों ही का बड़ा ही क्लोज स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉपरेशन है अभी रशिया और चाइना का, लेकिन ये कभी भी चेंज हो सकता है। जब अपॉर्चुनिटी आए तो आई डोंट थिंक कि रशिया या चाइना कोई भी बैक ट्रैक करेगा, दे विल ग्रैब इट। और इसीलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आगे के दिनों में देखना कि भाई हु बिट्रेज हूम, इज इट चाइना और इज इट रशिया। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया का इंटरेस्ट होगा कि भाई यूएस और रशिया के साथ अलाइनमेंट हो जाए, उसके जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसमें रिसेट हो, क्योंकि it will make it easier for India to promote its idea of multipolar world। क्योंकि अब नॉट ओनली वर्ल्ड, इवन मल्टीपोलर एशिया, क्योंकि चाइना का हमेशा ये गोल है कि वो यूनिपोलर, चाइना ऑलवेज वांट्स यूनिपोलर एशिया, ताकि अपना हम वर्चस्व यहाँ इस्टेब्लिश कर सके एंड उसके बाद हम यूएस ग्लोबल सुप्रीमेसी को क्लेम करें। लेकिन इंडिया का और इवन और जो मिडल पावर्स हैं, चाहे इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, इवन इंडोनेशिया, इन सारे का इंटरेस्ट है कि एक मल्टीपोलर एशिया हो। यहाँ ये नहीं हो कि कोई एक सुप्रीम हो जाए और सारे को डिक्टेट करे। एंड यूएस का भी ये इंटरेस्ट है, यूएस ऑल्सो वांट्स टू हैव ए बैलेंस इन एशिया एंड दैट्स वाई इट विल बी मोर इंटरेस्टेड इन हैविंग ए रिसेट विथ रशिया देन विथ चाइना, क्योंकि चाइना को तो वो अपना सिस्टमिक राइवल मान रहा है। तो इसलिए चांसेस नहीं है कि चाइना के साथ चाइना के यदि आप देखें कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट को देखें तो चाइना इज स्टिल इंटरेस्टेड इन हैविंग गुड कोऑपरेटिव रिलेशन विथ यूएस। लेकिन विल इट बी पॉसिबल इन द डेज अहेड, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन मैक्सिमम हम ये कह सकते कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि रशिया और यूएस के रिलेशन में चेंज आएगा, क्योंकि यूएस इज विलिंग टू एड्रेस रशियन स्ट्रेटजिक कंसर्न। धन्यवाद।